हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पे। दोस्तों, अगर आप लोग केवीएस एनवीएस के लाइब्रेरियन के टियर 2 का तैयारी कर रहे हो तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में जो आपका ईएमआरएस का पेपर हुआ है टियर 2 लाइब्रेरियन का 22 मार्च 2026 का, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने वाला है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपका क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को बार बार बोल रहा था कि जो आपका सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो आपका सारा का सारा सीबीएसई अपने बुक से बनाएगा। तो वही हुआ है, जो भी स्टूडेंट इन दोनों बुक को अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जब मैं आप लोग को करवाऊंगा क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। सारा का सारा लगभग 90% क्वेश्चन इसी बुक से आया है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट का बुक है। मैं आपको बार बार बोल रहा था कि सीबीएसई अपना क्वेश्चन इसी से देगा। इस बुक में क्या है ना कि इस बुक में अगर आप देखोगे तो इस बुक में आपके वन लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बुक का खासियत ये था कि इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी दिए हैं, और मैं आप लोग को बोला भी था कि क्वेश्चंस आएंगे तो इसी बुक से आएंगे। आप देख सकते हो इस बुक का जो वन लाइनर क्वेश्चन है डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, उठा के डाल दिया। ये देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर लगा लीजिए, वरना आप लोग एग्जाम में पैनिक हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को करके जाओगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस पूरे बुक को मैंने प्रतिभा एकेडमी ऐप पर पूरा का पूरा थ्योरी भी पढ़ा दिया है, और इस बुक का जितना भी क्वेश्चन आंसर है प्रतिभा एकेडमी ऐप पर हम लोग क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। साथ में अभी केवीएस एनवीएस के स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी अभी आपका वन लाइनर क्वेश्चंस आया हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टेस्ट सीरीज है उसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग टेस्ट को भी और ऐड कर देंगे, 5 और सैंपल पेपर ऐड कर देंगे ये ईएमआरएस पैटर्न में, ताकि आपका और अच्छे से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप 799 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं 9430851094 पे। बाकी अगर आपको कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो आपको 1200 लगेगा। आप कॉल कर लेना 9430851094 पे। इस बैच में आपको ये जो आपका सीबीएसई का दोनों बुक है, इस बुक को पढ़ाया गया है। इस बुक के अंदर जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, सारा का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और 5 जो न्यू टेस्ट सीरीज अभी हम लोग डालेंगे, कल आप लोग का अपलोड हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, ये सीबीएसई वाला बुक आप खुद से कीजिए या मेरे थ्रू कीजिए या कैसे भी कीजिए, बट एग्जामिनेशन से पहले ये दोनों बुक जरूर करके जाइएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए, और ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए आपका यूथ वाला बुक तो है ही। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा चाहिए तो आपके हाथ में एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और उसके बाद जितना भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। इस क्लास को एकदम मैं जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, ताकि जो आपका अपकमिंग केवीएस एनवीएस का एग्जाम है वो आपका अच्छा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है उसका कितना टाइप होता है। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि लाइब्रेरी का कितना टाइप होता है। तो आप बोलोगे सर देखो, जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसका 4 टाइप होता है। पहला जो हमारा लाइब्रेरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहले लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। पहले लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। जो हमारा दूसरा लाइब्रेरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दूसरे लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल लाइब्रेरी। जो हमारा तीसरा लाइब्रेरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, और जो हमारा चौथा लाइब्रेरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए दोस्तों कि जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो कितने टाइप का होता है, तो आप बोलना सर जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो 4 टाइप का होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ, जो तुम्हारा एकेडमिक लाइब्रेरी है, जो तुम्हारा शैक्षणिक
शैक्षणिक पुस्तकालय है इसका कितना टाइप होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी होता है इसका 3 टाइप होता है। जो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसका कितना टाइप होता है? तो एकेडमिक लाइब्रेरी का हमारा 3 टाइप होता है। जो हमारा पहला टाइप होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं स्कूल लाइब्रेरी। पहले टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। जो हमारा दूसरा टाइप होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेज लाइब्रेरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलेज लाइब्रेरी। और जो हमारा तीसरा टाइप होता है एकेडमिक लाइब्रेरी का, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो हमसे क्या पूछा था? नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। तो हम इसमें बोलते हैं कि जो हमारा एकेडमिक लाइब्रेरी होता है ये 3 टाइप का होता है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पहली बार बच्चा जो होता है वो लाइब्रेरी से क्या होता है? रूबरू होता है। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है ये आपके रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए होता है। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है दोस्तों, ये आपके एकेडमिक करिकुलम को पूरा करने के लिए होता है। और जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है दोस्तों, ये आपके रिसर्च के लिए होता है। जो भी पीएचडी वाले स्टूडेंट वगैरह होते हैं उनके लिए जो लाइब्रेरी होता है उस लाइब्रेरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बोलो आपको समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहला वाला, ये आपके सीबीएसई के बुक्स है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखो ये जो क्वेश्चन आया है आपका सीबीएसई के बुक से डायरेक्ट उठ के आ गया है। मैं इस पेपर को पूरा एनालिसिस किया हूँ। सारा का सारा आपका जो पेपर आया है दोस्तों, वो आपके सीबीएसई के बुक से आया है। तो जो भी ईएमआरएस के स्टूडेंट हैं वो सीबीएसई वाले बुक को जरूर आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा था ना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। और आप देखो एग्जाम में भी यही पूछा है, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। देख रहे हो? तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा था कि सीबीएसई वाले बुक को करके जाना, क्योंकि आपका पेपर सीबीएसई बनाएगा तो आपके एग्जामिनेशन में सीबीएसई वाले बुक से क्वेश्चंस आने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो आपके ईएमआरएस टियर 2 का जो हमारा लाइब्रेरियन का मेंस का बैच था, उसमें मैंने सीबीएसई का ये दोनों पूरा का पूरा बुक पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको ये दोनों बुक पढ़ना है तो आप हमारे बैच एप्लीकेशन प्रतिभा एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने ये दोनों बुक को पढ़ा दिया है और इस दोनों बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो आपका शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, सारा मैंने करवा दिया है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अगर आप हमसे नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बट ये बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, राइट फुल फॉर्म ऑफ आइजलिक। आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जो आपका आइजलिक है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर जो हमारा आइजलिक होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। जो आपका आइजलिक होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। क्लियर हो गया? अब आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ, जो आपका आइजलिक है इसका स्थापना किसने किया था? तो आप लोग बोलना सर जो हमारा आइजलिक है इसका स्थापना एसएल होरा ने किया था। किसने किया था? आइजलिक का स्थापना एसएल होरा ने किया था। कब किया था इन्होंने आइजलिक का स्थापना? तो आप लोग बोल देना 3 सितंबर 1955 को आपके आइजलिक का क्या होता है? स्थापना होता है। तो आइजलिक का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसका स्थापना एसएल होरा ने किया था। कब किया था? 3 सितंबर 1955 को। क्लियर? जो आपका आइजलिक होता है दोस्तों, ये आपके अनुसंधान और अध्ययन केंद्र जो भी होते हैं उनके बीच में क्या करता है? तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है। जो आपका आइजलिक होता है ये अपना बुलेटिन भी क्या करता है? जारी करता है, ठीक है। जो आपका आइजलिक का पहला बुलेटिन था ये 1956 में क्या किया गया था? जारी किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइजलिक की स्थापना किसने किया? एसएल होरा ने किया। कब किया? 3 सितंबर 1955 को। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका आइजलिक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग बोलना कि जो आपका आइजलिक है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो याद रखना वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है?
वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। बताओ ये आइजरिक वाला मैंने वीडियो डाला था या नहीं डाला था यूट्यूब पे? तो आप बोलोगे हाँ सर ये आपने डाला था। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है नेम एनी टू एक्सटेंशन सर्विस। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका एक्सटेंशन सर्विस होता है इसका 2 एग्जाम्पल आपको देना है जो आपको ये पता है कि ये एक्सटेंशन सर्विस होता है। और ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बुक का है, आप लोग ढूंढ लेना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, रेफरेंस सर्विस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखो जो आपका एक्सटेंशन सर्विस होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जब लाइब्रेरी अपना सर्विस को लोगों तक पहुंचाता है, लाइब्रेरी से निकलकर जब लाइब्रेरी लोगों तक खुद चल के आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस। जैसे देखो ये आपका लाइब्रेरी है, ये क्या है, आपका लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये आपका मान के चलो चौक चौराहा है जहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका प्यारा घर है, और ये क्या है, लाइब्रेरी है। जब आप लाइब्रेरी में जा रहे हो पढ़ने के लिए तब तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अब लाइब्रेरी में आप जा ही नहीं रहे हो पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी क्या करेगा, सोचेगा अरे हम ही चल के आते हैं, किसके पास, आपके पास। जब लाइब्रेरी खुद चल के लोगों के पास आता है तो वैसे ही सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस। वैसे ही सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस। जो आपका एक्सटेंशन सर्विस होता है दोस्तों, ये इस वजह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि लोग लाइब्रेरी के तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, लोगों के अंदर लाइब्रेरी के प्रति क्या हो, अवेयरनेस बढ़े, लोगों को जो है वो बुक के प्रति क्या हो, इंटरेस्ट जगे। लाइब्रेरी जो है वो एक्सटेंशन सर्विस के जरिए न्यू यूजर्स को क्या करती है, जोड़ने का कोशिश करती है, और इस टाइप से एजुकेशन फैलाने का काम करता है एक्सटेंशन सर्विस। तो आपको ये बात समझ में आ गया एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है? आप बोलोगे हाँ सर। तो एक्सटेंशन सर्विस का हमसे 2 एग्जाम्पल पूछ रहा था, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग आपको देते हैं, कौन सा? तो आप बोलोगे सर मोबाइल लाइब्रेरी। दोस्तों मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है? मोबाइल लाइब्रेरी एक तरह का गाड़ी होता है, एक तरह का क्या होता है, वैन होता है। उस वैन में क्या होता है, बहुत सारे हम पुस्तक को रख देते हैं और वो पुस्तक चल के आपके चौराहा पे आता है। कहाँ आता है? चल के आपके चौराहा पे आता है, और वहाँ पे वो चौराहे पे वो गाड़ी लग जाएगा, आप गाड़ी में चढ़ोगे, बुक को पढ़ोगे, तो आप जब बुक को पढ़ोगे तो आपके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसी टाइप के सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन सर्विस। तो पहला हो गया हमारा मोबाइल लाइब्रेरी। दूसरा हम जो आंसर लिख सकते थे वो क्या लिख देते, बुक एग्जीबिशन। क्या लिख देते, बुक एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में हम लोग क्या करते हैं, जो बुक होता है ना उसको टेबल पर लगा देते हैं। जैसे मेला होता है ना, मेला में क्या होता है, बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ रहता है, उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, टेबल लगाते हैं, उस पर ढेर सारी किताब को रख देते हैं। कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी बंदा आएगा वो देखेगा अरे ये किताब है, चंपक है, या मान के चलो महाभारत किताब है, रामायण किताब है, और उसको वो पढ़ेगा। तो एक तरह से उसको लाइब्रेरी के प्रति झुकाव होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो एक्सटेंशन सर्विस का जो हमारा 2 एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन सा हो गया, मोबाइल लाइब्रेरी और आपका बुक एग्जीबिशन, ठीक है। तो आपको ये भी मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है, और ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बुक से डायरेक्ट पूछ दिया है। ये भी आपका सीबीएसई वाले बुक से है और ये भी आपका सीबीएसई वाले बुक से है, ठीक है। अब देखो हमारा डी वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है डिफाइन बुक ट्रेड। बताइए बुक ट्रेड से आप क्या समझते हो? दोस्तों देखो बुक ट्रेड का मतलब होता है जो आपका किताबों का जो पूरा बिजनेस वाला सिस्टम होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ट्रेड। जैसे बुक ट्रेड में क्या क्या शामिल होता है, जैसे ऑथर कौन सा किताब लिख रहा है ना, पब्लिशर जो कौन सा किताब को पब्लिश कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर जो आप तक बुक को पहुंचाता है, बुक सेलर जो मार्केट में क्या करता है, बुक को आपको बेचता है, ठीक है। तो बुक ट्रेड का मतलब हुआ किताब बनाना, उसको पब्लिश करना, उसके बाद उस किताब को क्या करना, बेच देना। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये प्रॉपर पूरा क्या है, मार्केटिंग सिस्टम है। ये क्या है, आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग सिस्टम है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो दोस्तों बोलोगे बुक ट्रेड क्या है, तो बुक ट्रेड जो है ये किताबों का एक तरह से पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम का एक नेटवर्क है, जिसके अंदर एक ऑथर होता है जो किताब को क्या करता है, लिखता है। जब ऑथर किताब को लिख देता है तो उस किताब को पब्लिश करने के लिए कौन चाहिए, पब्लिशर चाहिए। जब पब्लिशर मिल जाता है, पब्लिशर उस बुक को क्या करता है, छाप देता है। तो उस बुक को आप तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आपके घर के आसपास के जो भी किताब की दुकान है वहां तक उस किताब को पहुंचा देता है। और लास्ट में कौन होता है, बुक सेलर, जहां पे आप जाके क्या करते हो, बुक को खरीद लेते हो, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक ट्रेड
बोलते हैं। तो बोलो ये चारों क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल पे अगर आप नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियमित करने वाला दूसरा राज्य और अधिनियम वर्ष क्या है। आपसे पूछ रहा है कि भारत में जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उसको सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य लागू किया था, उस राज्य का नाम बताइए और कौन से वर्ष में लागू किया था ये बताइए। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होता क्या है। दोस्तों देखो, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होता है ये क्या होता है, तो ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून होता है जिससे क्या होता है, लाइब्रेरी को सपोर्ट मिलता है। जिससे क्या होता है, लाइब्रेरी को सपोर्ट मिलता है। इससे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट करवाना क्या होता है, आसान होता है। भारत में अब तक 19 स्टेट में स्टेट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया जा चुका है, लागू किया जा चुका है। तो अगर आपसे कभी भी पूछे भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने राज्यों में पारित हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे, 19 राज्यों में पारित हो चुका है। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा राज्य यानी सेकंड स्टेट का आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ पहला राज्य वो कौन सा है जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया था। तो आप लोग बोलना कि सर जो हमारा तमिलनाडु है, वो हमारा पहला राज्य है जो हमारे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया था, पहली बार लागू किया था। और तमिलनाडु में कब ये लागू हुआ था, तो आप लोग याद रखना 1948 में। और यहाँ पे 10 पैसा टैक्स का भी क्या है, प्रावधान है। दूसरा जो हमारा राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य, हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो हमारा राज्य है जो हमारा सेकंड नंबर पे है जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया था, लागू किया था। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट 1960 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है तेलंगाना। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ जाता है दोस्तों, तेलंगाना हमारा थर्ड नंबर पे वह राज्य है जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया था, लागू किया था। तो अगर आपसे कभी भी पहला पूछे 1948, दूसरा पूछे आंध्र प्रदेश 1960, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए आखिरी राज्य जिसने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया था 19 स्टेट, वह कौन सा है, तो आप लोग बोल देना अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसने सबसे लास्ट में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 2009 में क्या किया गया था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया गया था। अगर आपसे कभी भी बिहार के बारे में पूछा जाए तो बिहार के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है दोस्तों ये आपका 2008 में लागू किया गया था। क्लियर। तो हमसे यहाँ पे यही तो पूछा था भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियमित करने वाला दूसरा राज्य और अधिनियम वर्ष क्या है। तो हमने आपको पहला बताया कि पहला राज्य जहाँ पे पहली बार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था वो कौन था, आपका तमिलनाडु। वर्ष क्या था, 1948। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, हमारा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 8 पैसा टैक्स का प्रावधान है। और आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया था, 1960 में। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश और वर्ष हो जाएगा 1960। बिहार का अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 2008। और आखिरी स्टेट कोई भी कभी भी पूछा जाए कि आखिरी स्टेट जहाँ पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ है तो क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश। कब हुआ है, तो 2009 में हुआ है। क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी भी सेकंड लास्ट पूछ दिया जाए तो आप लोग बोलिएगा छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, वहां पे भी 2009 में हुआ था। क्लियर हो गया आपको इतना बात, आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि प्यारे बच्चों ये बात बताओ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने आपको करवाया था कि दोस्तों जो आपका यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्थापना कब हुआ था तो आप क्या बोलोगे? यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो आप लोग बोलना सर जो हमारा पेरिस है ये कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में। अगर आपसे कभी भी यूनेस्को का टैगलाइन पूछे कि यूनेस्को का टैगलाइन क्या है तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर यूनेस्को का टैगलाइन है विश्व धरोहर क्या है? हमारी धरोहर है। विश्व धरोहर ही हमारी धरोहर है। ये किसका टैगलाइन है? तो आपके यूनेस्को का टैगलाइन है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यूनेस्को के पहले डायरेक्टर का नाम क्या है तो आप लोग बोलना यूनेस्को के पहले जो डायरेक्टर है उनका नाम है जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले कौन है? ये आपके यूनेस्को के प्रथम डायरेक्टर है। यूनेस्को का टैगलाइन क्या है? तो यूनेस्को का टैगलाइन आपका सिंपल है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, यानी विश्व धरोहर ही क्या है? हमारी धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, ये किसका है टैगलाइन? तो आप लोग बोल देना सर ये हमारा जो है यूनेस्को का क्या है? टैगलाइन है। क्लियर हो गया? आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था पहली बार? तो आप लोग बोलना यूनेस्को के द्वारा पहली बार आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया गया था। कब? 1949 में। तो इतना बात आप यूनेस्को से रिलेटेड याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? फुल फॉर्म पूछा था आपको यूनेस्को का, तो आप क्या लिखे होंगे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे अब आपसे थर्ड में पूछ रहा है नेम एनी टू रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क ऑफ इंडिया। आपसे पूछ रहा है कि भारत के किन्हें दो क्षेत्रीय पुस्तकालय नेटवर्क का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये लाइब्रेरी नेटवर्क होता क्या है? दोस्तों देखो, जैसे मान के चलो आपका एक पटना लाइब्रेरी हो गया, मान के चलो यहाँ पे आपका दिल्ली लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे आपका मान के चलिए जयपुर लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे मान के चलिए आपका कलकत्ता लाइब्रेरी हो गया। तो जो आपका लाइब्रेरी नेटवर्क का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जो आपके पटना लाइब्रेरी को, जो आपके जयपुर लाइब्रेरी के नेटवर्क को, जो आपके दिल्ली लाइब्रेरी के नेटवर्क को, जो आपके कलकत्ता लाइब्रेरी के नेटवर्क को क्या करे? कनेक्ट करने का काम करे। ऐसे नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते हैं। जो आपका लाइब्रेरी नेटवर्क होता है दोस्तों, ये क्या करता है? तो ये आपके लाइब्रेरी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जो भी बुक, मान के चलो कोई बुक पटना लाइब्रेरी में है और कोई बच्चा दिल्ली लाइब्रेरी से पटना लाइब्रेरी के बुक को पढ़ना चाहता है, तो वो लाइब्रेरी नेटवर्क के मदद से क्या करेगा? उस किताब को एक्सेस कर पाएगा, उस किताब को पढ़ पाएगा। ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते हैं। आपको दो लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम बताना है जो क्या है? क्षेत्रीय है, यानी जो कि आपका क्या है? भारतीय है। तो मैं आपको पहला लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है डेलनेट। क्या नाम है? डेलनेट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपका डेलनेट है इसका पुराना नाम क्या था? तो डेलनेट का पुराना नाम था आपका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम था इसका पूरा? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका एक नेटवर्क है जो लाइब्रेरी को क्या करता था? कनेक्ट करने का काम करता था। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा? डेलनेट। जो आपका डेलनेट है इसका अभी नाम क्या है? तो इसका अभी नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या नाम है डेलनेट का पूरा नाम? तो डेलनेट का पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्यारे बच्चों जो आपका डेलनेट है इसका पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। वर्तमान नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम बदलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क इस वजह से किया गया क्योंकि ये भारत का, पूरे भारत का नेटवर्क बन गया था। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो आपका डेलनेट है। तो जब ये प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क है पूरे भारत का, तो इसका नाम तो बदलना ही था। इसी वजह से इसका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क से नाम बदलकर क्या कर दिया गया?
डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली लगा देने से स्पेसिफिक लग रहा था कि बस दिल्ली के एरिया तक है। क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका डेलनेट है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कि आप लोग बोलोगे सर जो हमारा डेलनेट है इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डेलनेट का स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग बोलना सर जो हमारा डेलनेट है इसका स्थापना 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में आपके डेलनेट का स्थापना किया गया था। तो क्लियर हो गया। भारत का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? आपका डेलनेट है। ठीक है, डेलनेट का पुराना नाम क्या है? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। वर्तमान नाम क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्थापना 1992 में किया गया था। आपसे दो पूछा है, पहला बता दिया। दूसरा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कैलिबनेट। दूसरा आप लोग याद रखिएगा कैलिबनेट। जो आपका कैलिबनेट है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है CAL से हो जाता है यहाँ पे कलकत्ता। CA से क्या हो जाता है आपका? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क भी भारत का क्या है? आपका रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, कैलिबनेट। कैलिबनेट का फुल फॉर्म क्या हो गया? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग बोल देना 1986 में। क्लियर। तो हमसे यहाँ पे पूछा था दो रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क, तो हमने बता दिया पहला डेलनेट, दूसरा हमने बता दिया कैलिबनेट। और भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे आपका इनफ्लिबनेट वगैरह हो गया, ये भी क्या है? ये भी आपके भारत के लाइब्रेरी के नेटवर्क हैं, रीजनल लाइब्रेरी नेटवर्क। क्लियर। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, सेकंड के। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज इंटर लाइब्रेरी लोन। आपसे पूछ रहा है कि इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका इंटर लाइब्रेरी लोन होता है इसका मतलब होता है, जैसे मान के चलो ये आपका क्या है? पटना लाइब्रेरी है, और ये क्या है? आपका दिल्ली लाइब्रेरी है। ये क्या है? आपका पटना लाइब्रेरी है, और ये क्या है? आपका दिल्ली लाइब्रेरी है। जब पटना लाइब्रेरी अपना कोई भी किताब दिल्ली लाइब्रेरी को देगी, या दिल्ली लाइब्रेरी कोई भी अपना किताब पटना लाइब्रेरी को देगी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए पटना लाइब्रेरी में एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? रवि। इस रवि को कौन सा किताब चाहिए था? इस रवि को किताब चाहिए था रामायण। तो पटना लाइब्रेरी के पास ये किताब नहीं है। पटना लाइब्रेरी कांटेक्ट करती है दिल्ली लाइब्रेरी को कि क्या आपके पास रामायण किताब है? तो दिल्ली लाइब्रेरी बोलता है हाँ मेरे पास रामायण किताब है। अब दिल्ली लाइब्रेरी क्या करती है? इस किताब को पटना लाइब्रेरी को दे देती है, और पटना लाइब्रेरी फिर अपने स्टूडेंट रवि को रामायण का किताब दे देती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन। जब एक लाइब्रेरी के पास कोई किताब अवेलेबल नहीं होता है तो वो दूसरे लाइब्रेरी से लोन के रूप में इस किताब को मंगवा कर अपने यूजर को देती है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर लाइब्रेरी लोन। इससे क्या होता है? इससे रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा मिलता है। जो रेयर बुक होते हैं वो भी क्या होते हैं? यूजर्स को मिल जाते हैं। इससे हर लाइब्रेरी को हर किताब खरीदने का जरूरी नहीं होता है। इससे क्या होता है? दो लाइब्रेरी के बीच में कॉपरेशन बढ़ता है, और अल्टीमेटली जो यूजर होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने आ रहा है उस किताब को, उसको क्या होता है? फायदा होता है। तो यही था आपका इंटर लाइब्रेरी लोन। बोलो समझ में आया नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में ये बात आ जाएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके CBSE का जो आपका ये बुक है, इस बुक के वन लाइनर क्वेश्चन से आपको दे दिया है। तो आप सारे स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये देखिए जितने भी आपके CBSE के बुक में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर ही लीजिएगा। टोटल आपका 17 चैप्टर है, बिना इसको किए मत जाइएगा, क्योंकि जो आपका पेपर बना है इसी बुक से बना है। ये आपका ऑफिशियल बुक है, इस बात को आप मानिए। क्योंकि दोस्तों जो आपका NCERT का बुक है वो आपका लाइब्रेरी साइंस में
नहीं आता है। सीबीएसई का अपना ये दोनों बुक है लाइब्रेरी साइंस का, इसी बुक से वो लोग पेपर डिज़ाइन किए हैं। आप लोग बुक को आराम से खोल लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को मिलाइएगा, आपको एक एक क्वेश्चन आपको आपके बुक से ही देखने के लिए मिलेगा। 90% क्वेश्चन इसी दोनों बुक से आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं। तो अगर आप इस बुक के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग हमारा जो थ्योरी प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला बैच है उस बैच को ले सकते हैं। उस बैच में मैंने इस बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा मैंने आपको करवाया है। केवल आपको अगर इस बुक के क्वेश्चन आंसर चाहिए, मानी 17 चैप्टर जो हैं, इन सारे 17 चैप्टर के केवल बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, वेरी शॉर्ट लॉन्ग, तो आप लोग क्या कीजिएगा 94308 51094 पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरे बुक का क्वेश्चन आंसर आपको 499 में मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कंप्लीट बैच जिसमें ये दोनों बुक को कंप्लीटली पढ़ाया गया है, ये बैच आपको प्रतिभा एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा, या आप लोग कॉल कर लीजिएगा 9430851094 पे। ठीक है। थर्ड का ए देखो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए कैटलॉग कार्ड। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ही बताओ कि ये कैटलॉग कार्ड होता क्या है। दोस्तों याद रखना, जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है ये आपका एक छोटा कार्ड होता है जिसके अंदर हम लोग बुक का नाम, ऑथर, सब्जेक्ट, ये सब क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। कैटलॉग कार्ड जो होता है ये आपका ड्रॉअर यानी अलमीरा के अंदर रखा जाता है। जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है ये आपका सेम साइज का होता है। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे तो ये आपको क्या मिलेगा, सेम साइज में मिलेगा, ताकि हम लोग क्या कर पाए, कार्ड को आसानी से अरेंज कर पाए। जो आपका कैटलॉग कार्ड होता है इसका जो साइज हो यहाँ पे आपसे पूछा है, ये होता है आपका 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। जो आपका कैटलॉग कार्ड का साइज होता है वो क्या होता है, 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। और अगर आपसे कभी भी इंच में बोले तो आप लोग याद रखना 5 इंटू 3 इंच। ठीक है। तो कैटलॉग कार्ड क्या होता है, कैटलॉग कार्ड एक छोटा कार्ड होता है जिसमें बुक का नाम, ऑथर, सब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, लिखा होता है। आप लोग कैटलॉग कार्ड देख लो, सीबीएसई वाले बुक से ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सीबीएसई वाले बुक में 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। इंच में बात करें तो 5 इंटू 3 इंच का होता है। ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, बुक का ऑथर का नाम, टाइटल, बुक कब पब्लिश हुआ, ये सब हम लोग लिखते हैं। ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका पंच होल है। ठीक है। यहाँ पे आपका क्लास नंबर है, बुक नंबर है, इन सबको हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, तो पेंसिल से लिखते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सीबीएसई वाले बुक को आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी बुक से आया है। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन डबलिन कोर मेटा डेटा। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका डबलिन कोर मेटा डेटा है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये डबलिन कोर क्या है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका डबलिन कोर है एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने का काम करता है। जो आपका क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है। डबलिन कोर मेटा डेटा के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कितने हैं, 15 एलिमेंट हैं। उसमें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एलिमेंट का बात करें तो जैसे आपका टाइटल होता है, क्रिएटर, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर, ये सारे क्या हैं, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं किसके, डबलिन कोर के। ठीक है। जो आपका डबलिन कोर मेटा डेटा होता है ये क्या करता है, ये आपके इंटरनेट पर जो आप यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट के यूज़ को आसान बनाता है। सर्च किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हो उसको क्या करता है, आसान बनाता है। आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ठीक है। तो डबलिन कोर का कितना एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बोलते ना 15 एलिमेंट। 15 एलिमेंट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज फॉल्क्सोनॉमी। फॉल्क्सोनॉमी क्या है। दोस्तों याद रखना, फॉल्क्सोनॉमी का मतलब होता है जब आपका यूजर, जो आपका यूजर है खुद से टैग या फील्ड लगाता है, खुद से टैग या लेवल लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्क्सोनॉमी। फॉल्क्सोनॉमी का मतलब होता है लोग अपनी मर्जी से चीज़ों का नाम देकर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्क्सोनॉमी बोलते हैं। फॉल्क्सोनॉमी में आपका
आपका कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। जो आपका फॉल्क्सोनॉमी होता है ये क्या होता है, सिंपल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और ये आपके सर्च को क्या करता है, आसान बनाता है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, तो अपने मन से लगा देते हो ना, कभी हैशटैग स्टडी लगा दोगे, हैशटैग लाइब्रेरियन लगा दोगे, तो अपने मन के अकॉर्डिंग लगा देते हो। उसी टाइप से जो आपका फॉल्क्सोनॉमी होता है उसमें यूज़र क्या करता है, खुद से टैग लगाता है, खुद से लेबल लगाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्क्सोनॉमी बोलते हैं। तो फॉल्क्सोनॉमी क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है वो टैग क्या करता है, खुद से लगाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्क्सोनॉमी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे पूछ रहा है विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ डीडीसी एंड इट इज इन हाउ मेनी वॉल्यूम। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका डीडीसी है उसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा है और ये कितने वॉल्यूम में है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको पेज ऐड कर लेता हूँ और इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखो, जो आपका डीडीसी है इसका पूरा नाम क्या है। तो डीडीसी का पूरा नाम है आपका डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या है डीडीसी का पूरा नाम, डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या है पूरा नाम, डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। जो आपका डीडीसी है दोस्तों, इसको देने का श्रेय किसको जाता है, इसको देने का श्रेय जाता है आपके मेलवी डेविस सर को। किसको जाता है, मेलवी डेविस सर को। जो आपका डीडीसी है सर, जो आपका डीडीसी है इसका अब तक टोटल 23 एडिशन आ चुका है। कितना एडिशन आ चुका है, 23 एडिशन आ चुका है, ठीक है। जो इसका पहला एडिशन था दोस्तों, ये कब आया था, 1876 में। पहला एडिशन कब आया था, 1876 में। जो आपका दूसरा एडिशन है दोस्तों, ये आया था आपका 1885 में। तीसरा एडिशन कब आया था, तीसरा एडिशन आया था आपका 1888 में। चौथा एडिशन कब आया था, तो 1891 में। पांचवा एडिशन कब आया था दोस्तों, तो पांचवा एडिशन आया था आपका 1894 में। छठा एडिशन डीडीसी का कब आया था, 1899 में। सातवां एडिशन कब आया था डीडीसी का बताइए, तो ये आया था 1911 में। आठवां एडिशन जो आपके डीडीसी का था ये कब आया था, 1913 में। नौवां एडिशन जो आपके डीडीसी का था ये कब आया था, 1915। 10वां एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये कब था, 1919। क्लियर हो गया। जो आपका 11th एडिशन था आपके डीडीसी का ये कब आया था, 1922 में, ठीक है। जो आपका 12th एडिशन था डीडीसी का ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1927 में, ठीक है। जो आपका 13th एडिशन था आपके डीडीसी का ये कब आया था, 1932 में। जो आपका 14th एडिशन था डीडीसी का ये कब आया था बताइए, तो 14th एडिशन आया था आपका 10 साल बाद, यानी 1942 में। 15 एडिशन कब आया था, तो ये आया था आपका 1951 में। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, 15 एडिशन का आपका रिवाइज्ड एडिशन भी आया था, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। रिवाइज्ड एडिशन कब आया था डीडीसी का, 15th का, तो 1952 में, ठीक है। 16th एडिशन जो आपका डीडीसी का था ये कब आया था आपका, 1958 में, क्लियर। 17th एडिशन जो आपके डीडीसी का था ये आया था आपका 1965 में। 18 एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये आया था आपका 1971 में। 19 एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये आया था आपका 1979 में। 20 एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये आया था आपका 1989 में। 21 एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये आया था आपका 1996 में। 22 एडिशन जो था आपके डीडीसी का ये आया था आपका 2003 में। और जो आपका आखिरी एडिशन था ये कब आया था दोस्तों, तो ये आया था आपका 2011 में। कब आया था, 2011 में। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है कि लेटेस्ट एडिशन डीडीसी का क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है वो हमारा 23वां एडिशन है। और 23वां एडिशन कब आया था, 2011 में। तो हम लोग बोलेंगे 23 एडिशन जो है ये आपका लेटेस्ट एडिशन है और ये कब आया था, 2011 में। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका 23rd एडिशन आया था 2011 में, इसका कितना वॉल्यूम है। तो आप लोग याद रखना, जो आपका फर्स्ट से लेके 15 एडिशन तक, फर्स्ट से लेके 15 एडिशन तक जो आपका डीडीसी था इसका वॉल्यूम कितना था, तो इसका एक वॉल्यूम में ही आता था, ठीक है। 16 से लेके 17 तक जो आपका एडिशन था आपके डीडीसी का, इसका कितना वॉल्यूम था, तो इसका 2 वॉल्यूम था, ठीक है। 18 से लेके 19 तक जो आपका डीडीसी का वॉल्यूम था उसका संख्या कितना था, तो उसका संख्या 3 था। और 20 से लेके 23rd तक एडिशन में
में कितना वॉल्यूम था, 4 वॉल्यूम था। तो हम लोग कह सकते हैं डीडीसी के 23वें संस्करण का कितना वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस टाइप से मैंने बताया तो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। अब आपको पता चल गया कि 1 से 15 तक 1 वॉल्यूम आया था, 16 से 17 तक 2 वॉल्यूम आया था, 18 से 19 तक 3 वॉल्यूम आया था, 20 से 23 तक 4 वॉल्यूम आया था। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे केवीएस एनवीएस में, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे से रिवीजन करते रहिए ताकि कोई भी आपको आपके एग्जामिनेशन में क्या हो, दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपसे कह रहा है यदि डेटा रुई है और सूचना धागा है तो ज्ञान क्या होगा। ये देखो एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका डेटा है वो क्या है, तो जो आपका डेटा है एक तरह का कॉटन है, ठीक है। यानी जो आपका आंकड़ा है वो क्या है, वो आपका एक तरह का रुई है। और जो आपका इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपका, तो जो आपका इंफॉर्मेशन है वो आपका धागा है यानी थ्रेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि नॉलेज क्या होगा। अब मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, आप खुद आंसर बता दोगे। दोस्तों देखो, जब कभी भी हम लोग सूचना का बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, सबसे पहले हमारे सामने डेटा आता है यानी हमारे सामने आंकड़ा आता है। जैसे कि मान के चलो मैंने आपके सामने लिख दिया 40, 60, 70। बोलो आपको कुछ समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर मैंने लिख दिया आपको राहुल, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे साइंस, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने मैथ, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया इंग्लिश। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, अच्छा ये राहुल है जिसका साइंस में 40 नंबर है, जिसका मैथ में 60 नंबर है, जिसका इंग्लिश में 70 नंबर है, ठीक है। तो अगर आपको सूचना चाहिए तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, डेटा होता है यानी आंकड़ा होता है। उस आंकड़ा से आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन बनाते हो यानी आप सूचना बनाते हो। जब आपका सूचना बन जाता है तो इस सूचना का उपयोग करके आप क्या करते हो, अपना नॉलेज बनाते हो। क्या करते हो आप, अपना नॉलेज बनाते हो। जैसे आपके पास साइंस 40, मैथ 60, तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा इसका साइंस में 40 मार्क्स है, इसका मैथ में 60 मार्क्स है, इंग्लिश में इसका क्या है 70 मार्क्स है। जब आपके पास ये भी ज्ञान हो जाता है फिर आप चौथा स्टेज क्या होता है आपका विजडम, यानी अब आप अपना दिमाग लगाओगे। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इस बच्चे का सबसे खराब सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे साइंस, तो यही क्या होता है आपका विजडम। पूछूंगा सबसे अच्छा क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो आप बोलोगे इंग्लिश क्योंकि 70 नंबर है। लेकिन अगर यहीं पर केवल 40, 60, 70 रहता तो आप समझ पाते क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर फिर हमको कभी भी नहीं समझ में आता। तो हमको ये बात पता चल गया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन साइकिल होता है वो डिपेंड करता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन साइकिल में क्या आता है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन साइकिल में हमारा डेटा आता है यानी आंकड़ा आता है। डेटा के बाद हमारा क्या आता है, डेटा से आपका इंफॉर्मेशन बनता है यानी आपका सूचना बनता है। सूचना के बाद आपका फिर क्या होता है, आपका नॉलेज यानी आपका ज्ञान बनता है। और इस ज्ञान के बाद फिर क्या होता है, आपका विजडम आता है। आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका साइकिल है ये देने का काम कौन किए थे, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्रोफेसर एमपी सतजा। प्रोफेसर एमपी सतजा जो है इन्होंने ही आपके इंफॉर्मेशन साइकिल देने का काम किया था। अब देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका डेटा है वो क्या है, रुई है। आप सारे लोग जानते हो कि रुई से क्या बनता है, तो आप लोग जानते हो रुई से आपका धागा बनता है। धागा से आपका डेटा से क्या बनता है, रुई बनता है। रुई से आपका क्या बनता है, धागा बनता है। और धागा से क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर धागा से हमारा क्लोथ बनता है। क्या बनता है, क्लोथ बनता है। तो यहाँ पे हमारा नॉलेज क्या हो जाएगा, क्लोथ हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। यानी डेटा हमारा क्या था, तो डेटा हमारा रुई है। डेटा हमारा क्या है, रुई है, ठीक है। जो हमारा सूचना है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो क्या है, हमारा धागा है। तो रुई से हमारा धागा बना, और धागा से क्या बनेगा, तो धागा से हमारा कपड़ा बनेगा यानी क्लोथ बनेगा। यानी हमारा नॉलेज क्या हो गया, आपका क्लोथ हो गया। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखो फोर्थ का जो बी क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है Z39.50 प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। आप लोग बताइए जो आपका Z39.50 प्रोटोकॉल है ये किस काम के लिए यूज होता है। तो दोस्तों याद रखना, एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में सर्च अगर आपको करना होता है तो आप Z39.50 का क्या करते हो, यूज करते
करते हो, ये आपका क्या करता है, डेटाबेस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए Z39.50 किस चीज़ का यूज़ के लिए होता है, तो आप लोग बोलना कि जो आपका Z39.50 है इसका यूज़ हम लोग लाइब्रेरी डेटाबेस में सर्च करने के लिए या डेटा को शेयर करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना होता है तो आप लोग कहाँ जाते हो, आप लोग भाग के गूगल के पास जाते हो। उसी टाइप से अगर आपको लाइब्रेरी के डेटाबेस के अंदर अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप कहाँ जाओगे, आप Z39.50 के पास जाओगे। क्लियर हो गया, आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Z39.50 इज यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड शेयरिंग डेटा बिटवीन लाइब्रेरी डेटाबेस। क्लियर। देखो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द क्लास नंबर फॉर रिलीजन इन डीडीसी। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका डीडीसी होता है उसमें रिलीजन का क्लास नंबर क्या है। आप सारे लोग जानते हो दोस्तों कि जो आपका डीडीसी है इसके अंदर आपका 10 मेन क्लास होता है। कितना मेन क्लास होता है, 10 मेन क्लास होता है। ये मेन क्लास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 000 से लेके आपका 999 तक ये आपका मेन क्लास चलता है। क्लियर हो गया। जिसमें आपका जो 00 होता है ये आपके किस चीज़ को बताता है, तो ये आपके कंप्यूटर साइंस को बताता है। किस चीज़ के आप बताता है, कंप्यूटर साइंस को। जो आपका 100 होता है दोस्तों ये आपके फिलॉसफी को बताता है। किसको बताता है, फिलॉसफी को। जो आपका 200 होता है डीडीसी का ये आपके रिलीजन को बताता है। किसको बताता है, रिलीजन को। जो आपका 300 होता है दोस्तों ये किसको बताता है, तो ये आपके सोशल साइंस को बताता है। जो आपका 400 होता है दोस्तों ये किसको बताता है, आपके लैंग्वेज को। ठीक है, बताइए जो आपका 500 है वो किसको बताएगा, तो आप बोलोगे सर जो हमारा 500 होता है ये आपके साइंस को बताता है। 600 आपके टेक्नोलॉजी को बताता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया। जो आपका 700 होता है ये आपके आर्ट को बताता है। जो आपका 800 होता है ये आपके लिटरेचर को बताता है। 900 किसको बताता है, आपके हिस्ट्री को बताता है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि रिलीजन का हमारा क्लास नंबर क्या है, तो रिलीजन का हमारा क्लास नंबर क्या है, 200। तो इसका 200 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, बोलिए समझ में आया या नहीं आया। तो आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। और ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई वाले बुक का है। बोलो तो मैं दिखा भी देता हूँ, वेट करो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए है ना, 200 किस लिए होता है, तो आपके रिलीजन के लिए होता है। तो सारा का सारा क्वेश्चन आपके सीबीएसई के बुक से ही आया हुआ है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सीबीएसई भाई सरकारी बुक है तो इसमें मेरा कोई एडवांटेज भी नहीं है ना। सरकार का बुक को मैं प्रमोट करके मुझे थोड़ी सरकार पैसे देगी। तो आप लोग फालतू का कमेंट भी मत लिखना, क्योंकि जिनका सोच थोड़ा कम होता है ना उनको लगता है अच्छा ये बंदा सीबीएसई के बुक को प्रमोट कर रहा है, लग रहा है इसको भारत सरकार से पैसा मिला है। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, सीबीएसई का बुक है, मेरा बुक नहीं है, इससे हमको कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में देखो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज प्योर नोटेशन। प्योर नोटेशन का मतलब होता है दोस्तों या तो आपका क्या हो, या तो आपका लेटर यूज हो या तो आपका नंबर यूज हो। प्योर नोटेशन का मतलब होता है या तो आपका लेटर यूज हुआ हो या तो आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज हुआ हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर नोटेशन बोलते हैं। जैसे या तो आपका 0 से 9 तक नंबर यूज कर लो या तो आप A से Z तक आप क्या कर लो, लेटर यूज कर लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर नोटेशन। तो प्योर नोटेशन यूज वन टाइप ऑफ सिंबल, या तो आप नंबर यूज कर लो या तो आप लेटर यूज कर लो। ठीक है। आप अगर ऐसा चाहोगे, मान के चलो 0 सिंबल और A नहीं चलेगा, 0 चलेगा, A B चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा चाहोगे 0 और A नहीं चलेगा। तो प्योर नोटेशन क्या होता है, प्योर नोटेशन का मतलब हुआ या तो आप नंबर वाला सिंबल यूज कर लो या तो आप लेटर वाला सिंबल यूज कर लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग प्योर नोटेशन बोलते हैं। बोलो समझ में आया। आप बोलोगे हाँ सर। तो मैंने 4th का A भी करवा दिया, B C D चारों करवा दिया। 5th का क्वेश्चन नंबर 1 देखो पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोल। सोल का फुल फॉर्म क्या है।
दोस्तों याद रखना, जो आपका सोल है ये एक तरह का क्या है, तो सोल आपका एक तरह का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। सोल क्या है, तो सोल आपका एक तरह का लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, लाइब्रेरी को कंप्यूटर से मैनेज करने का काम करता है। सोल क्या है, सोल आपको हेल्प करता है कि आप लाइब्रेरी को क्या करो, कंप्यूटर से मैनेज करो। बुक का रिकॉर्ड रखने में आपको हेल्प करता है। जो आप इशू रिटर्न करते हो उसको मैनेज करने में आपको सोल क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम लोग सोल का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सोल का आपका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोल का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये क्या करता है, लाइब्रेरी को कंप्यूटर से मैनेज करने का काम करता है। यानी आपका सोल क्या है, एक तरह का लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट वेयर द नेम ऑफ टू कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है चार्ल्स बैबेज के द्वारा कौन कौन सी दो मशीन बनाई गई थी, ये आपको बताना है। दोस्तों आप सारे लोग जानते हो कि जो आपका चार्ल्स बैबेज हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बुलाते हैं। और इनके द्वारा जो दो मशीन बनाया गया था, एक मशीन था आपका डिफरेंस इंजन, एक मशीन था आपका डिफरेंस इंजन, और जो आपका दूसरा मशीन था ये था आपका एनालिटिकल इंजन। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए चार्ल्स बैबेज के द्वारा दो कैलकुलेटिंग मशीन इंजन कौन कौन से बनाए गए थे, गन्ना वाले, तो आप लोग बोल देना एक था आपका डिफरेंस इंजन और एक था आपका एनालिटिकल इंजन। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका अरिहंत के बुक से आया हुआ है। ये क्वेश्चन कौन सी बुक से आया है, अरिहंत के बुक से। ठीक है, तो याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज के द्वारा जो दो कैलकुलेटिंग मशीन बनाया गया था वो कौन कौन सा था, डिफरेंस इंजन और आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इन ए फ्लो चार्ट। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका फ्लो चार्ट होता है उसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या काम होता है। ठीक है, इस टाइप से जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इसका काम क्या होता है फ्लो चार्ट में। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, जो आपका फ्लो चार्ट होता है ये आपका किस लिए होता है, तो फ्लो चार्ट होता है एक तरह से स्टेप दिखाने के लिए। फ्लो चार्ट का उद्देश्य होता है आपका स्टेप दिखाने के लिए, जिसमें जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये आपके प्रोसेस को शो करता है। किस चीज़ को शो करता है, प्रोसेस को शो करता है। जैसे कि मान के चलो मैंने बोला ऐड 3 नंबर, ऐड 3 नंबर, तो ऐड 3 नंबर अभी ऐड तो हुआ नहीं है, ऐड 3 नंबर अभी ये क्या है, प्रोसेस में है। तो इस प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोग किस चीज़ में दिखाएंगे, रेक्टेंगल में दिखाएंगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कोई भी कैलकुलेशन चल रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इसको हम लोग किस चीज़ में दिखाएंगे, तो इसको हम लोग रेक्टेंगल में दिखाएंगे। तो जो आपका फ्लो चार्ट होता है उसमें जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये किस चीज़ को दिखाने के लिए होता है, तो ये आपके प्रोसेस को दिखाने के लिए होता है। किस चीज़ के लिए होता है, आपके प्रोसेस को दिखाने के लिए होता है। क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डेटाबेस मॉड्यूल इन एमएस ऑफिस नोन एज। एमएस ऑफिस में जो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, आपको बताना है कि एमएस ऑफिस के अंदर डेटाबेस मॉड्यूल सॉफ्टवेयर कौन सा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप सारे लोग जानते हो कि जो आपका एमएस ऑफिस होता है इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड आता है, क्या आता है आपका एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस एक्सेस आता है, क्या आता है आपका एमएस एक्सेस आता है। तो देखो जो आपका एमएस वर्ड होता है ये किस लिए यूज़ करते हैं इसका, तो हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं। एमएस एक्सेस का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो हम लोग डेटाबेस के लिए करते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है दोस्तों डेटा को स्टोर करना। क्या करना, आपके डेटा को स्टोर करना। जैसे मान के चलो आपको लाइब्रेरी के अंदर क्या करना है, जितने भी लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं उनका आपको रिकॉर्ड को स्टोर करना है। तो आप किस में स्टोर करोगे, एमएस एक्सेस में। तो आपसे यहाँ पे यही तो पूछ रहा था एमएस ऑफिस का कौन सा मॉड्यूल है जो आपका डेटाबेस मॉड्यूल है, जो आपका डेटाबेस मॉड्यूल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का जो मॉड्यूल जो एक तरह का डेटाबेस है वो क्या हो जाएगा आपका एमएस एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि एमएस वर्ड तो टाइपिंग के लिए होता है, एमएस एक्सेल किस लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए। तो जो हमारा एमएस एक्सेस है ये किस लिए हो जाएगा, आपका डेटा स्टोर करने के लिए हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस जो होता है ये किस लिए होता है, आपके डेटाबेस को स्टोर करने के लिए होता है। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ये आपका देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, टोटल का टोटल 8 क्वेश्चन जो है ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। और आप लोग देखिए, जो भी हमारे कंप्लीट बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को हमने जो कंप्यूटर का नोट्स दिया था उसी से आपके ये 8 के 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आप नोट्स पढ़े होंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईजी लगे होंगे और आपसे बन गए होंगे। और अगर बस खरीद के पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखो, काफ़ी अच्छे से हम लोग नोट्स बनाए थे, आप लोग को दिए थे इतना अच्छा नोट्स। और ये कि टोटल का टोटल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसी नोट से आपका आया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, VLSI टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका VLSI टेक्नोलॉजी है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था। दोस्तों, जो आपका सबसे पहला जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। क्या हुआ था पहले जनरेशन के कंप्यूटर में? वैक्यूम ट्यूब। जो आपका दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें आपका क्या यूज हुआ था? तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर। जो आपका तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें आपका आईसी यूज हुआ था। क्या हुआ था? आपका आईसी। और जो आपका चौथा जनरेशन का कंप्यूटर था, इसी में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किए थे और साथ में आपका VLSI भी यूज किए थे। और जो आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें हम लोग SLSI यूज किए थे। क्लियर हो गया? जो यहाँ पे VLSI होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ एक छोटी चिप में बहुत सारे सर्किट डालना। आज आप लोग देखते हो कि मोबाइल कितना छोटा है, लेकिन क्या है? पावरफुल है, क्योंकि एक चिप में हजारों सर्किट होता है। तो जो आपका VLSI टेक्नोलॉजी था, इसका यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। किस में हुआ था? फोर्थ जनरेशन में। अब मान के चलो कल को पूछ दे पहले जनरेशन में क्या हुआ था, तो क्या बोलोगे? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में हुआ क्या हुआ था? तो आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, तीसरे में क्या हुआ था? तो आपका आईसी। चौथे में क्या हुआ था? तो VLSI माइक्रो प्रोसेसर। पांचवें में क्या हुआ था? तो आप लोग बोल देना SLSI। ठीक है, SLSI का फुल फॉर्म होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इसको इन्वेंट किसने किया था। दोस्तों याद रखना, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये कंप्यूटर का क्या होता है? ब्रेन होता है। दुनिया का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने बनाया था? इंटेल नामक कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था इंटेल 404। क्या नाम था? इंटेल 4004। ठीक है, 4004 इंटेल का ये क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था। और इसको डिज़ाइन करने का जो काम था वो कौन किए थे? टेड हॉप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर? टेड हॉप। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है दोस्तों, वो आपके कंप्यूटर का क्या होता है? वो आपके कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन होता है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज कंपाइलर यूज्ड फॉर। देखो, सारा का सारा आपके कंप्यूटर के नोट से आया है। ये वाला नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़े होगे या आप कंप्यूटर वाला क्लास किए होगे, तो आपसे एक एक क्वेश्चन हम लोग का बन गया होगा बैच में, जो हम लोग कंप्यूटर का क्लास करवाए थे। कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों देखो, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, जो आपका कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। यानी कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 को समझता है। ठीक है, लेकिन जो आपके प्रोग्रामर होते हैं, वो प्रोग्राम किस भाषा में लिखते हैं? वो या तो सी में लिखेंगे, या तो वो जावा में लिखेंगे, या तो वो किस में लिखेंगे? C++ में लिखेंगे। तो इस सी, जावा, C++ को जो आपका ये कंप्यूटर बेचारा है समझ ही नहीं पाता है। तो इस सी, जावा, C++ को हम लोग क्या करते हैं? कंपाइलर की मदद से क्या करते हैं? ट्रांसलेट करवा देते हैं और इसको क्या बना देते हैं? इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बना देते हैं 0-1 के फॉर्म में, और इसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है? कंपाइलर जो होता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? सी, जावा, C++, इसको क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर हो जाता कि जो आपका कंपाइलर है वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा हाई लेवल लैंग्वेज को, किस में? मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सर।
देखो डी आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज RFID ड्रॉप बॉक्स यूज्ड फॉर। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका RFID ड्रॉप बॉक्स होता है ये किस काम आता है। सबसे पहले जो आपका RFID होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है RFID का, RF का होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, ID का होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका यूज़ हम लोग बुक रिटर्न करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, बुक रिटर्न करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपका लाइब्रेरी क्या है, बंद है, और आप क्या करोगे, बॉक्स में बुक डाल देते हो, तो सिस्टम क्या करेगा, खुद से उस बुक को स्कैन कर लेगा और आपका रिटर्न मान लेगा। तो जो आपका RFID होता है इसको यूज़ हम लोग ऑटोमेटिक रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक के लिए हम लोग क्या करते हैं, RFID का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का A भी बता दिया, B भी बता दिया, आपका C भी बता दिया, D भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 करते हैं। बताइए तो 7 क्या होगा। 7th का ए देखो क्या कह रहा है, मेल मर्ज इज ए साइलेंट फीचर ऑफ विच सॉफ्टवेयर। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका मेल मर्ज होता है ये कौन से सॉफ्टवेयर का खासियत होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो मेरे को एक लेटर भेजना है, मेरे को क्या करना है, एक लेटर भेजना है। ये शादी का लेटर है और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको मैं ये शादी का लेटर भेज दूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेटर बनाया और मान लो हमारे पास 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और इस 1000 स्टूडेंट को मैं भेजना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज के जरिए एक ही लेटर को कई लोगों को भेज दूंगा और बस उनका क्या करूँगा, नाम बदल दूंगा। और ये फीचर जो होता है मेल मर्ज वाला, ये किस में होता है दोस्तों, तो ये आपका MS वर्ड में होता है। क्या होता है, आपका MS वर्ड में होता है। यानी मैंने मेल मर्ज का यूज़ करके एक ही इनविटेशन कार्ड को क्या किया, 1000 स्टूडेंट को भेज दिया उनका नाम बदल के। ठीक है, इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। और ये मेल मर्ज फीचर किस में होता है, आपका MS वर्ड में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता, आपका MS वर्ड हो जाता। बस MS वर्ड लिख देते, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। अब आपसे पूछ रहा है राइट फुल फॉर्म ऑफ MICR। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। देखो जो आपका MICR होता है ये बैंक का जो चेक होता है ना, उसको पढ़ने के लिए हम लोग MICR का यूज़ करते हैं। MICR का आपका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जो आपका MICR होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, MICR का यूज़ हम लोग चेक वगैरह को पढ़ने के लिए करते हैं। चेक के नीचे जो नंबर होता है ना, उसको पढ़ने के लिए हम लोग MICR का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैश मेमोरी इज प्लेस बिटवीन विच टू डिवाइस। दोस्तों याद रखना जो आपका कैश मेमोरी होता है ये आपके स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। कैश मेमोरी किस लिए होता है, आपका स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। आपसे पूछा जाता है कैश मेमोरी को किसके बीच में प्लेस किया जाता है। याद रखना दोस्तों, जो आपका CPU होता है, और जो आपका RAM होता है, इसके बीच में आपका क्या होता है, तो इसके बीच में आपका कैश मेमोरी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी इज प्लेस बिटवीन विच टू डिवाइस। तो हम लोग बोलेंगे कैश मेमोरी को हम लोग CPU और RAM के बीच में रखते हैं। किसके बीच में रखते हैं, CPU और RAM के बीच में रखते हैं। किसको, तो आपके कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी जो होता है आपके स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। क्लियर हो गया। तो कैश मेमोरी कहाँ रहता है, तो कैश मेमोरी आपके CPU और आपके मेन मेमोरी के बीच में रहता है। क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सूट ऑफ प्रोटोकॉल ऑन विच इंटरनेट वर्क। आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल सूट पर काम करता है। दोस्तों याद रखना जो आपका इंटरनेट होता है ये आपका TCP और आपका IP प्रोटोकॉल पर क्या करता है, काम करता है। जो आपका TCP होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो आपका IP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे आप लोग रोड पे चलते हो तो आप लोग ट्रैफिक रूल का फॉलो करते हो या नहीं करते हो, आप बोलोगे हाँ सर। उसी टाइप से जो आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे भी कुछ रूल्स होता है। उसी रूल को हम लोग बोलते हैं क्या, TCP या IP रूल। क्या बोलते हैं, TCP या IP रूल। इन्हीं दोनों रूल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये 8 के 8 क्वेश्चन इसी नोट से आए हुए हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप सारा बना दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो आपसे पूछ रहा है कि डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल इज ए
कंपोनेंट ऑफ व्हाट, आपसे पूछ रहा है कि जो आपका डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल है ये किसका कंपोनेंट होता है। तो याद रखना दोस्तों, जो आपका डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल है ये आपके DBMS का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? तो ये आपके DBMS का कंपोनेंट है। DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करता है और उसको मैनेज करने का काम करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपसे यही पूछ रहा था कि डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल किसका घटक है। तो ये आपके DBMS का घटक है। यानी DBMS का पार्ट क्या है? डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल। DBMS क्या करता है? डेटा को स्टोर और मैनेज करने का काम करता है। और जो आपका डेटा डेफिनेशन मॉड्यूल है ये आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है जैसे टेबल, कॉलम वगैरह को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। 8 का B में आपसे पूछ रहा है कि डरपा जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका डरपा है ये एक तरह का अमेरिका का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आज के टाइम में हम और आप जो इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं वो डरपा की वजह से ही कर पा रहे हैं। डरपा का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो डरपा का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या है डरपा का फुल फॉर्म? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये आपके डरपा का फुल फॉर्म है। डरपा का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये आपको अमेरिका का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को बनाने में क्या किया था? हेल्प किया था। तो डरपा का फुल फॉर्म आप लोग जान गए, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्लियर हो गया। 8 का C आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉल मेमोरी इनसाइड द CPU यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट कॉल्ड। दोस्तों देखो, जो आपका CPU होता है, मान के चलो ये क्या है? आपका CPU होता है। इस CPU के अंदर एक छोटा सा मेमोरी होता है जो क्या करता है? बीच बीच में आपके रिजल्ट को स्टोर करता है, होल्ड करता है। आप सारे लोग जानते हो कि जो आपका CPU होता है ये कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग होता है। और इसके अंदर एक बहुत छोटा सा क्या होता है? मेमोरी लगा होता है। और इस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। और यही रजिस्टर क्या करता है? डेटा को टेम्प्रोरी तौर पर रखता है और कैलकुलेशन के बीच में रिजल्ट को भी क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। तो आपसे यही पूछ रहा था व्हाट इज द स्मॉल मेमोरी प्रेजेंट इनसाइड द CPU यूज टू होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट कॉल्ड। तो आप लोग बोलना, जो आपका CPU के अंदर जो आपका एक छोटा सा मेमोरी लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या होता है? आपका फास्ट मेमोरी होता है और ये क्या करता है? टेम्पोररी डेटा को स्टोर करने का काम करता है CPU के अंदर। ठीक है। अब 8 का D देखो, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज OMR। दोस्तों देखो, जो आपका OMR है ये क्या है? तो OMR एक तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिससे जब आप लोग गोला रंगते हो तो उस गोला को क्या करता है? ये पढ़ लेता है और आपको मार्क देने में क्या करता है? मदद करता है। जो आपका OMR होता है इसका यूज़ हम लोग एग्ज़ाम में करते हैं। OMR का यूज़ हम लोग सर्वे वगैरह में करते हैं। ठीक है। जो आपका OMR होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। 9 का A देखो, आपसे पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज एन MIS ऑफ विच लेवल। दोस्तों याद रखो, यहाँ पे जो आपका MIS होता है ये दर्शा रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें आपका 3 लेवल होता है। एक होता है आपका टॉप लेवल, एक होता है आपका मिडिल लेवल और एक होता है आपका लोअर लेवल। जो आपका टॉप लेवल होता है इसमें मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल में आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, लोअर लेवल में जो होते हैं ये आपके डेली वर्कर्स होते हैं। जो आपके डेली वर्कर्स होते हैं वही आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम वगैरह को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। तो आपसे यही पूछ रहा है ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम इन एन MIS ऑफ विच लेवल। तो ये आपका ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम किसके अंदर हो जाएगा? तो ये आपका लोअर लेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लोअर लेवल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका लोअर लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल। ठीक है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का B में देखो पूछ रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFD एंड TQM। देखिए ये भी आपके मैनेजमेंट वाले यूनिट से क्वेश्चन है। जो आपका DFD होता है ये क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो आपका DFD होता है ये सिस्टम में डेटा फ्लो को दिखाता है। और जो आपका TQM होता है ये आपकी क्वालिटी इंप्रूव करने का क्या होता है? सिस्टम होता है। DFD का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। क्या होता है DFD का फुल फॉर्म? डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम। और जो आपका TQM होता है इसका फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट क्या होता है आपका? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए डीएफडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाटा फ्लो डायग्राम, और टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आपसे पूछ रहा है हु गिव द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ये भी देखिए आपके मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, तो आप सारे लोग जानते हो जो आपका साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, ये देने का श्रेय किसको जाता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर को जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ही क्या दिए थे, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट देने का श्रेय किसको जाता है, तो आप क्या बोलोगे? आप लोग बोलना एफ.डब्ल्यू. टेलर। और अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कौन से वर्ष हुआ था, तो क्या बोलोगे? 1856 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक टेलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट देने का श्रेय किसको जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को जाता है। किसको जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। और इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था, पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। अब आपसे पूछ रहा है कि डिफाइन चेंज मैनेजमेंट। जो आपका चेंज मैनेजमेंट है उसको आप क्या करो? डिफाइन करो। दोस्तों देखो, जो आपका चेंज मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप बदलाव को सही तरीके से मैनेज कर लेते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे आपका लाइब्रेरी है, आपके लाइब्रेरी में आपको डिजिटलाइजेशन करना है, तो उस डिजिटलाइजेशन करने के लिए आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना होगा। ठीक है, आपको अपने जो भी स्टाफ्स हैं उनको नए सिस्टम के बारे में बताना होगा। और जब आप सारा चीज़ करके आप नए कॉन्सेप्ट को लागू कर दोगे, तो आपका चेंज मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? अच्छे से लागू हो जाएगा। तो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव को सही तरीके से मैनेज जब आप कर लेते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन बता दिया।